जय हिंद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं गदर आंदोलन की कुछ व्यथा, जो सितंबर 1927 में कीर्ति में एक महत्वपूर्ण लेख गदर लहर की कुछ व्यथा छपा था। इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि विलपवाद का क्या अर्थ है। कि कहते हैं कि मैं पहले बता दूं आपको कि विलपवाद का क्या अर्थ है, फिर मैं आगे चलूंगा। हर गिरी हुई कौम हमेशा गिरी नहीं रहती, और उस कौम के वीर उसकी उन्नति का यत्न करते हैं और कुर्बानियां देते हैं। और अब यह सोचना है कि कुर्बानियां कई तरह से दी जाती हैं। कौमों को उठाने का यत्न भी कई कई तरीकों और हिम्मत से किया जाता है। एक तो देश में शिक्षा का प्रचार करना, यह भी कोई छोटी सी बात नहीं। दूसरे लोगों को उनके हक बताने और उन्हें हासिल करने के लिए सरकार के आगे प्रार्थना करना, उसे ऐसे दल को हम मॉडरेट कहते हैं। यह शब्द उस समय इस्तेमाल होता है जब देश उस स्थिति के ऊपर उठ जाता है। दूसरा दर्जा होता है गर्म दल का। जिस तरह 1907 में लोकमान्य तिलक जी की पार्टी या आजकल महात्मा गांधी जी का प्रचार कहा जा सकता है। लेकिन जिस समय इन दोनों रास्तों पर चलने से भी सफलता नहीं मिलती, तो तेज नौजवानों का एक दल कुछ और आगे बढ़ता है। वह हाथों हाथ काम करना चाहता है, मारना मरना चाहता है और इस ढंग से ही जीत प्राप्त करना चाहता है। ऐसे लोगों की, यानी अंग्रेजी भाषा में रिवोल्यूशनरी कहते हैं। इस आरोप में वे गुप्त काम करते हैं और बाद में बदलकर खुल्लम खुल्ला लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। जिस तरह की आयरलैंड वाले अब तक लड़ते रहे हैं, यह काम जब तक गुप्त रहता है तब तक उसे दबाने का यत्न किया जाता है। इस स्थिति में उन्हें हिंदुस्तानी भाषा में विप्लववादी कहते हैं। उर्दू में इनकलाबी भी कहा जाता है। यह शब्द इज्जत और निंदा दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अर्थात जब तक देश कमज़ोर है तब तक वहाँ खुशामदी अधिक होते हैं। जब तक वहाँ उन्हें सभी लोग बुरा कहते हैं और शासक तो उनके दुश्मन होते ही हैं, लेकिन बाद में उन्हें ही देशभक्त कहा जाता है। हम किसी का डर के कारण चाहे उन्हें बुरा कहें, लेकिन वास्तव में वे किसी से भी कम देशभक्त नहीं होते। बल्कि हम यह कह सकते हैं कि वे दूसरे शोर मचाने वाले देश का अधिक दर्द रखने वाले होते हैं। उनकी कोई सहायता नहीं करता, अपने पराये सभी बुरा भला कहते हैं, और शासक तो जो करते हैं उसका पूछना ही क्या है। वे वीर फिर भी डटे रहते हैं और जरा भी घबराते नहीं। तो क्या वे किसी देशभक्त से कम होते हैं? मैं कहता हूं कि दुनिया में इनजस्टिफाई द मीन्स, अर्थात परिणाम से ही पता चल जाता है कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए तरीके अच्छे थे या बुरे। यही भी परिणाम अच्छा होता तो झूठ बोला हुआ है। हत्या किया गया ठीक हो जाता है, और यदि असफलता हो तो शांत से होने वाला काम भी बुरा हो जाता है। क्या वाशिंगटन को उस समय बागी कहकर दबाने की कोशिश नहीं की गई थी? क्या यदि वह इस समय दुश्मनों के हाथ आ जाते तो उन्हें फांसी न मिलती? क्या स्कॉटलैंड का वीर वाली सच्चा देशभक्त नहीं था? क्या उसे फांसी नहीं दी गई? इस देश में काम ऐसे ही होता है। इटली की हालत देख लो। मैजनी जैसे ने भी गुप्त सोसाइटियाँ बनाई। उनके परिश्रम का ही यह फल हुआ कि गैरिबाल्डी जैसे वीर ने दो हाथ कर दिखाए। दूर क्या जाना है, अभी कल की बात है कि रूस उठा है। कितने आदमी फांसी पर चढ़े और बागी ठहराए गए। क्या ये सच्चे देशभक्त नहीं थे? इस बात का जवाब आज रूस वालों से पूछिए तो इन बेचारों को निहिलिस्ट और अनार्किस्ट, अर्थात दुनिया में अराजकता फैलाने वाले और खून खराबा मच करने वाले कहा जाता था। उनके परिश्रम के फलस्वरूप ही आज
वहाँ पंचायती सरकार बनी हुई है। हाँ, ये लोग जो निराश होने से खून खराबे पर उतारू हो जाते हैं, वे पहले गुप्त सोसाइटियाँ बना लेते हैं। उन्हें अंग्रेजी में रिवॉल्यूशनरी और हिंदी में विप्लववादी कहा जाता है। यदि संसार में देखा जाए तो यह बात की जोरावर के साथ कौड़ी 100 हुआ करती है। ठीक लगती है, क्योंकि जितनी देर एक पक्ष जोर रहा उतनी देर तो कमजोर बागी अनार्किस्ट निहिलिस्ट विप्लववादी इनकलाब पसंद कहलाते हैं। लेकिन जब दूसरा पक्ष ताकतवर हो जाता है तो वे सच्चे देशभक्त कौम के परवाने हो जाते हैं और दूसरे जालिम अत्याचारी लालची आदि बन जाते हैं। शिवाजी मराठा यदि राज कायम न कर पाता तो जालिम औरंगजेब के दांत खट्टे न कर पाता, वह डाकू की ही कहलाता। लेकिन आज हम भी उसे महापुरुष कहते हैं। खैर, यह ख्याल कि कोई इनकलाब करे और खून खराबे से ना डरे झटपट नहीं आ जाता। धीरे धीरे शासक लोग जुल्म करते हैं और लोग दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन अहंकारी शासक उस तरफ ध्यान नहीं देते। फिर कुछ लोग हल्ला करते हैं लेकिन कुछ नहीं बनता। उस समय फिर आगे बढ़े हुए नौजवान इस काम को संभालते हैं। यदि किसी देश में शांति हो और लोग सुख चैन से बैठे हों तो वहाँ उतनी देर उन विचारों का प्रचार नहीं हो सकता जब तक कि उन्हें कोई ऐसा बड़ा भारी नया विचार न दिया जाए जिस पर कि वे परवानों की तरह कुर्बान हो जाएं या जुल्म की इस बात के लिए लोगों को तैयार करते हैं। यदि हम अपने देश की ओर ध्यान दें तो इस बात का स्पष्ट पता चल जाता है। सबसे पहले यह विचार महाराष्ट्र अर्थात मराठों में किसी महापुरुष को सूझा, लेकिन इसका प्रचार नहीं हो सका। फिर बंगाल में यह विचार आया। वीरदस्य सबसे पहले इस बात का प्रचार करने लगा। यह बात 1903 की है, लेकिन लोग पूरे आराम में रहते थे और खामखा कोई दुख में पड़े किसी ने भी उनकी बात न मानी। वे अपना जोर लगाकर असफल होकर बैठ गए। यह पूरा विवरण रोल्ड कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है। फिर 1905 में भंग हो गया। लोगों ने दरखास्तें दी, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने कहा सूरत पश्चिम से उग जाए, लेकिन मैं बंगाल का विभाजन ऐसे ही रखूंगा। फिर स्वदेशी का प्रचार हुआ। कई बेचारे निर्दोषी जेलों में ठूस दिए गए। कर्जन ने अपनी टें नहीं छोड़ी। बताओ, उस समय तब जब लोग दुखी बैठे हों तब उनमें इन बात का प्रचार झटपट हो जाना हुआ ही नहीं। बम बनने लगे। खैर, 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस चला। फिर तो काम और जोरों पर हो गया और 1916 तक होता रहा। फिर लोगों को डकैतियाँ डालनी पड़ी। कुछ दिन पहले एक बंगाली सज्जन ने भाषण दिया था कि लोग उन्हें डाकू कहते हैं, लेकिन आप यह बताओ कि तुम उन्हें एक पैसा भी देते हो? वे बेचारे अपना तो सब कुछ छोड़ बैठे हैं और आप उनकी सहायता नहीं करते, तो आप सोचो कि वे क्या करें। क्या अपना काम रोक दें? मैं बहुतों से मिला हूँ, वे सच्चे सन्यासी हैं, देशभक्त हैं। खैर, अब हम अपने प्रदेश की ओर आते हैं। पहले यह हल्ला सरदार अजीत सिंह जी के समय में हुआ था। सन 1907 की बात है। 2 कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। जोश बढ़ता देखकर सरकार ने उनकी बात झटपट मान ली और शोर शराबा रुक गया। वह जमाना चला गया। कहा जाता है कि 1909 में सरकार को चिंता हुई कि बंगाल की बीमारी कहीं पंजाब में भी ना फैले। उन्होंने सरदार अजीत सिंह को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बचकर निकल गए। उसके बाद पंजाब में सिवाय दिल्ली वाले बम केस के और कोई सुगुफा नहीं दिखता। वहाँ वह विचार भी बंगाल ने ही दिया था, लेकिन उन्होंने कितने लोगों को अपने साथ मिलाया था? कुल 10-12 आदमी होंगे। साधारण लोग जलती आग में क्यों जाने लगे? 4 लोगों को फांसी मिली। कुछ देर कैद कर दिया गया और बात खत्म हुई। लेकिन झटपट अगले ही बरस 1915 में फिर पंजाब में कदर की तैयारियां नजर आती हैं। तब 2 बातें थीं। एक तो लड़ाई छिड़ गई थी
जिसको प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। दूसरे, सरकार के काम का रुकावटों वाली पर अत्याचार किया गया। वे भी अमेरिका से बेचारे विचार ही लेकर आए थे, लेकिन पंजाब में रहने वाले कितने लोगों ने उनका साथ दिया, सिवाय 1907 के कुछ आदमियों के कितने लोग थे उनके साथ। खैर, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप में क्रांतिकारी विचारों के विकास और प्रचार का कुछ वर्णन करने का यत्न किया है, और यदि मुझे समय मिला तो एक लंबा लेख लिखकर अन्य देश के विस्तृत हाल समेत वर्णन करने का यत्न करूंगा। ये एक अखबार से लिया गया है। जो उस समय की परिस्थितियां थीं, आप उनको समझिए कि कैसे लोग आपस में मिलते थे। जब सरकारें लोगों की बात नहीं सुनती, वो याद ना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, और वो बात नहीं सुनी जाती, तो फिर जनता के बीच में एक आक्रोश पैदा होता है। उस आक्रोश के समय जब उसे एक राह दिखा दी जाती है तो वो क्रांति में तब्दील हो जाती है, और जनता अपने हक के लिए लड़ने को, मरने मारने को तैयार हो जाती है। वहीं से क्रांति उत्पन्न होती है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।